रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 106। सेकेंड स्टेप। राशि को बेहोश करके वे लोग होटल में लेकर चले गए। अब काफ़ी रात भी हो गया था। इधर राशि की माँ उसका इंतज़ार करने लगी कि वह अब तक घर क्यों नहीं आई। ऐसे बहुत बार हुआ है कि वह घर लेट आई है। कभी कभार ऑफिस में उसे रुकना पड़ जाता था। और जब वीर का एक्सीडेंट हुआ था तब तो राशि बहुत देर से घर आया करती थी, क्योंकि उसके और मोहित के ऊपर ऑफिस की जिम्मेदारी थी। जब वीर ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया तो भी कभी कभार उसे घर आने में लेट होता था, पर आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई थी और ऊपर से वह कॉल भी रिसीव नहीं कर रही। बाकी टाइम तो वह बता देती थी कि उसे आने में लेट होगा, पर आज तो 7 बजे के बाद वह कॉल रिसीव नहीं कर रही। वह परेशान होकर लगातार राशि को कॉल किए जा रही थी, क्योंकि अब वक्त 8:25 हो गया था। अभी तक श्याम जी दुकान बंद करके घर नहीं आए थे। उनका इंतज़ार करने लगी कि जब वह घर आएंगे तो फिर सबसे पहले उन्हें बताएंगे। माया जी घर में यहाँ से वहाँ टहल रही थी और खुद से परेशान होने लगी और परेशान होते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहने लगी, अगर इस लड़की को घर आने में लेट हो रहा है तो कॉल तो उठा लेती, एक बार बता तो सकती है कि उसे घर आने में लेट होगा। मेरी इतनी चिंता है नहीं बढ़ती। इतना कहने के बाद उन्होंने मोबाइल लिया और श्याम जी को कॉल करने के लिए सोची, पर उन्हें याद आया कि अभी कॉल करके उन्हें परेशान करना बेकार रहेगा। जब वह घर आएंगे तो उन्हें बताऊंगी, क्योंकि अब वह दुकान बंद करके आने का टाइम हो ही गया था। तब तक उन्हें प्रिंस का याद आया कि क्यों न उसे कॉल करके बता दे कि एक बार राशि के ऑफिस जाकर देखे कि राशि कॉल क्यों नहीं उठा रही। तो उन्होंने तुरंत प्रिंस को कॉल लगाया, पर प्रिंस ने भी उनका कॉल रिसीव नहीं किया। एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार उन्होंने उसे कॉल लगाया, फिर भी प्रिंस ने कॉल नहीं उठाया। जो देख वह गुस्सा करते हुए बोली, इन बच्चों को हो क्या गया है? क्या इन्हें दिखाई नहीं देता या सुनाई नहीं देता मोबाइल का आवाज़ कि एक बार कॉल उठा लूँ? उन्होंने कॉल कट किया और मोबाइल साइड में रखकर सोफे पे बैठ गई। श्याम जी के आने का इंतज़ार करने लगी। करीब 9 बजते श्याम जी घर आ गए। अब तो माया जी की हालत बहुत ख़राब हो चुका था, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगी। उन्होंने कम से कम 50 बार से ज़्यादा फ़ोन लगाया होगा, फिर भी राशि ने उनका कॉल नहीं उठाई। उन्हें उसके ऑफिस का मोहित का ख्याल आया। उसे कॉल करे पर उसका नंबर उनके पास नहीं था। और जब उन्होंने श्याम जी को देखा तो वह इमोशनल होते बोली, देखिए ना, अभी तक राशि नहीं आई। उसे कितनी बार कॉल कर रही हूँ पर कॉल भी नहीं उठा रही। मुझे बहुत घबराहट हो रहा है। पता नहीं मेरी बेटी किस हालत में है। मुझे तो बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं। जो सुनकर श्याम जी भी परेशान हो गए और माया जी को चिल्लाते हुए बोले, माया, तुम मुझे अब बता रही हो कि राशि अभी तक घर नहीं आई और कॉल भी नहीं उठा रही? श्याम जी का इतना कहना कि माया जी मायूस होते हुए बोली, मैंने आपको इसलिए नहीं बताई क्योंकि आप दुकान में थे, खामखा परेशान हो जाते। श्याम जी बिना उनकी बातें सुने ही तेज आवाज़ में बोले, तो होने देती, बेटी से बढ़कर दुकान है क्या? अगर उसे कुछ हो गया होगा तो? श्याम जी का इतना कहना कि माया जी की आंखों में हल्का पानी आ गया और वह आंसू साफ करते हुए बोली, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ होगा। आप उसके ऑफिस जाकर देखिए तो उस लड़के का मेरे पास नंबर भी नहीं है जो राशि को कई दफ़ा लेने और ले जाने आता था। क्या नाम था उसका? मोहित। उनका इतना कहना कि श्याम जी बोले, मेरे पास है उसका नंबर, रुको मैं कॉल लगाता हूँ। इतना बोलकर वह मोबाइल ले मोहित को कॉल लगाए। पहली दफ़ा तो मोहित ने कॉल नहीं उठाया, तो उन्होंने दूसरी बार कॉल लगाया। इस बार मोहित ने कॉल उठा लिया और जैसे उठाया तो श्याम जी परेशानी लहजे में बोले, बेटा, राशि का पिताजी बोल रहा हूँ। जो सुनकर कॉल के दूसरी तरफ से मोहित बोला, हाँ बोलिए,
आपका नंबर मेरे मोबाइल में सेव है। ये सुन श्याम जी बोले, राशि अब तक घर नहीं आई और वो फ़ोन भी नहीं उठा रही। श्याम जी का इतना कहना कि मोहित चौंकते हुए कहा, क्या बात कर रहे हैं अंकल? राशि मैडम अभी तक घर नहीं पहुंची? ऐसे कैसे हो सकता है? वह तो ऑफिस से 6 बजे निकली, फिर कहाँ जा सकती है? मोहित का इतना कहना कि श्याम जी के चेहरे पर 1000 प्रकार की परेशानियां दिखने लगी और उनकी परेशानी देखकर माया जी के ख्याल में निगेटिव बातें आने लगा। अब तो श्याम जी की परेशानी बहुत बढ़ गया और वह हकलाते हुए बोले, बेटा मुझे बहुत टेंशन आ रहा है, क्या प्लीज़ तुम कुछ पता लगा सकते हो? वह ऑफिस से निकली तो गई कहाँ? कोई उससे मिलने आया था क्या? श्याम जी एक साथ में 1000 सवाल करने लगे, जो सुनकर मोहित बोला, अंकल एक मिनट। राशि मैडम ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। जब वह ऑफिस से निकलती हैं वह सीधे कैब बुक करके घर जाती हैं और उनसे मिलने कोई ऑफिस कभी कोई आता जाता नहीं है और ना ही कभी वह ऑफिस से बाहर किसी से मिलने जाती हैं। तो आप प्लीज़ ऐसे भ्रम में मत रहिए कि आपकी बेटी किसी के साथ कहीं गई है। आप ऐसा करिए, शांत हो जाइए। मैं वीर सर को एक बार इन्फॉर्म करता हूँ, उसके बाद तुरंत आपको कॉल बैक करता हूँ। जो सुनकर श्याम जी भी हम बोले और मोहित ने तुरंत कॉल कट किया। मोहित ने कॉल कट करते ही सबसे पहले वीर को कॉल लगाया, पर वीर ने कॉल रिसीव नहीं किया। तो मोहित ने दूसरी बार कॉल लगाया तो भी वीर कॉल रिसीव नहीं किया। तीसरी बार कॉल लगाया तो भी वीर ने कॉल रिसीव नहीं किया। अब तो मोहित भी परेशान हो गया। वह जल्दी से अपने कपड़े पहना और कमरे से बाहर निकला, क्योंकि वह इस वक्त बेड पर लेटा हुआ था। वह जल्दी से गाड़ी लेकर वीर के बंगले पर पहुंचा और वह वहां पहुंचा तो जल्दी से भागते हुए अंदर गया तो अंदर इस वक्त लिविंग एरिया में वीर के मॉम, डैड और दादाजी सभी बैठे थे। उन्हें देख ऐसा लग रहा था कि वह वीर के आने का इंतज़ार कर रहे हो। मोहित तुरंत उनसे पूछा कि वीर सर कहाँ है? जो सुनकर वीर की मॉम बोली, बेटा वीर तो आधा 1 घंटा पहले ही कहीं गया और हम सब उसी के आने का इंतज़ार कर रहे। पर तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बात है? वीर की मॉम का इतना कहना कि मोहित सोच में पड़ गया, कहीं ऐसा तो नहीं वीर सर को पता चल गया हो और वह राशि मैडम को कहीं ढूंढने गए हो। वह यही सब सोचने लगा और उन्हें समझाते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है आंटी, वह मुझे सर से कुछ अर्जेंट काम था इसलिए मैं आ गया। सर आएंगे तो कहना कि मैं आया था। इतना बोलकर वह जैसे जाने को मुड़ा कि दादाजी उसे रोकते हुए बोले, इतना क्या अर्जेंट काम था कि तुम 10 बजने को आ गया है, फिर भी तुम आ रहे हो? अब आ गए हो तो बता दो काम क्या था, ताकि मैं वीर को बता दूं। दादाजी का इतना कहना कि अब मोहित परेशान हो गया। वह क्या झूठ बोले और अचानक से बात बनाते हुए कहा, दादाजी वह मैं ये कह रहा था, एक नई प्रोजेक्ट कल ही आई है जिसके बारे में अभी तक किसी को बताया नहीं है। उसी के सिलसिले में सर ने मुझे घर बुलाया था। मोहित अंदर ही अंदर डर भी रहा था कि कहीं यह उसका इस झूठ बोलना पड़ा मुश्किल ना दे दे कहीं, क्योंकि उसके वीर सर पता नहीं इस वक्त कहाँ पर हैं और क्या प्रॉब्लम आने वाला है। मोहित बिना देरी किए वहाँ से जल्दी से निकल पड़ा और बाहर आते ही वह परेशान हो गया। वीर सर जरूर राशि मैडम के पीछे ही गए हैं, ज़रूर मैडम किसी मुसीबत में है और सर को पता चल गया है। और वह खुद से बड़बड़ाते हुए ये भी कहा कि कैसे पता लगाऊं सर इस वक्त कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वह कॉल भी नहीं उठा रहे। दूसरी तरफ जन्नत होटल के 3rd फ्लोर पर रूम नंबर 307 में राशि बेहोश होकर लेटी हुई थी।
जस्ट उसके बगल में वीर सोया था और उन दोनों के ऊपर वाइट कलर का ब्लैंकेट था। तो वहीं अनन्या अपने लैपटॉप में ये सब देख रही थी, क्योंकि उस कमरे में माइक्रो कैमरा लगा हुआ था, जिससे वह सब वहाँ का नज़ारा देख रही थी, क्योंकि यह वीडियो तो वह वायरल करने वाली है। फ्लैशबैक। वीर करीब 8 बजे ऑफिस से घर जाने के लिए निकला था और जब वह घर पहुंचा तो कुछ 10-15 मिनट के बाद उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया, जो कि उसने इग्नोर कर दिया। पर लगातार 2-3 बार नोटिफिकेशन आया और वह अपना मोबाइल निकालकर मैसेज रीड किया, जो देखकर वह खुद शॉक्ड हो गया कि यह राशि का मैसेज है। उसके बाद उन लोगों ने जिस तरह से प्रिंस के मोबाइल से राशि को बुलाया था, वैसे ही उन्होंने राशि के मोबाइल से वीर को मैसेज किया और मैसेज में ये भी लिखा था कि जैसे कि राशि ने लिखा हो। प्रिंस के साथ होटल आई पर उसने ड्रिंक कर लिया, इसकी वजह से उसे चलने में तकलीफ़ हो रहा है। ऐसे न जाने कितने सारे मैसेज वीर को भेज दिया। तब जाकर वीर उसकी हेल्प करने उस होटल में आया, वरना वह नहीं आता। पहले तो 1-2 मैसेज देखकर वह खुद ही शॉक हो गया कि राशि ऑफिस से निकलकर प्रिंस के साथ होटल जाकर ड्रिंक कर रही है और नशा चढ़ने के बाद वह मुझे बुला रही, क्या मैं उसका ड्राइवर हूँ? प्रेजेंट में वीर अंदर ही अंदर होश में था, पर वह नाटक करके उस बेड पर सोया था, क्योंकि अनन्या के आदमियों को ऐसा लगा कि वीर बेहोश है, क्योंकि उन्होंने उसके सिर पर हमला तो किया, बट वीर पहले जैसा वीर नहीं रहा। अब वह हर एक पल, हर एक वक्त चौकन्ना होकर रहता है और वह देखना चाहता था कि यह लोग किस हद तक गिर सकते हैं, क्योंकि उसने भी ठान लिया था कि इस बार अनन्या का पर्दाफाश करके ही मानेगा, जिसके चलते वह बेहोश होने का नाटक करने लगा और वह नाटक करके वैसे ही राशि के बगल में लेटा रहा। बल्कि उन लोगों ने वीर का हाथ पकड़ के राशि के कमर में डाल दिया, उन दोनों को इतना क्लोज कर दिया था कि वह दोनों सचमुच अपने मन से होटल आए हो और उनके बीच में सब कुछ हो गया है। वीर को ये भी पता था कि कमरे में कैमरा लगा हुआ है और जब वे लोग चले गए तो उसका ऐसा मन था कि वह अपना फ़ोन निकालकर धीरे से कॉल करे, पर उसे ये भी डाउट था कि अगर उसने अपना मोबाइल निकाला और मोहित को कॉल किया तो ज़रूर उनको शक आ जाएगा। वह अपना दिमाग अंदर ही अंदर दौड़ा रहा था। उसे अभी लग रहा था कि ब्लैंकेट के अंदर किसी को पता नहीं चलेगा और वह मोबाइल निकालकर बड़ी आसानी से मोहित को कॉल कर सकता है, पर वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। अगर उसने ऐसा किया और उसके आदमियों ने वापस अंदर आ गए तो और कुछ ज़्यादा हमला कर दिया तो एक तो पहले से ही राशि बेहोश है और प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। यही सोचकर वीर शांति से वैसे ही लेटा रहा। उसके दिमाग में तरह तरह की बातें आने लगी। इन सब से वह किस तरह से बाहर निकले और बहुत सारा उसे आइडिया भी आ गया और वह इन सब से निकलने का अच्छा और मजबूत तगड़ा तरकीब निकालने लगा। अगली सुबह वीर को तो रात भर नींद नहीं आया। भला वो आ भी कैसे सकता है, क्योंकि उसे भी तो अनन्या का पर्दाफाश करना जो था। उसके भी दिमाग में पूरी तरह तरह के प्लान आ रहे थे कि वह किस तरह से नैना का गंदा चाल सभी को बताए, और उसके दिमाग में ये भी आ रहा था कि इस तरह उसने ऐसा करना सोचकर यह सब प्लान बनाई। उसका मतलब उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है और वह इस बार कुछ बड़ा कांड में उसे फंसाना चाहती है। वो अपने आप से कहा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा अनन्या, तुम्हें अपने गंदे कामों में मैं
बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। तुमने एक बार मुझे धोखा दिया है, इस बार नहीं। इस बार तो मैं तुम्हें जेल भेजकर ही रहूँगा। वीर इसलिए सोचकर नहीं उठा रहा था क्योंकि उसे यह दिखाना था कि अनन्या अब इसके आगे क्या कर सकती है, क्योंकि रात में उसने तो उन दोनों को बेड पर ला दिया था, पर अब वह क्या करेगी। कुछ तो उसके दिमाग में प्लान चल ही रहा होगा। और वहीं दूसरी तरफ लैपटॉप में अनन्या ने पूरा रिकॉर्ड कर रही थी। वैसे तो कमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था कि इस कमरे में 2 लोग आए थे और उन दोनों ने उन दोनों को बेड पर सुलाया, पर उसने पूरा वीडियो कट की। उसे जो जो चाहिए था बस उतना ही ली, क्योंकि उसे तो पता था कि अभी कुछ ही देर में बहुत लोग यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। करीब 8:10 पर सचमुच कमरे का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आया और वीर नाटक करते हुए उठने की कोशिश करने लगा, जैसे कि सचमुच उसने ड्रग्स या नशा किया हो। वह उठा और अपने बगल में राशि को देख चौंक गया और वह भी सेम एक्टिंग कर रहा था। भला वीर ऐसा तो करता नहीं, क्योंकि सचमुच उसे 2 लोगों ने पकड़ के कमरे में लाया था। इससे तो उसे समझ गया कि यहाँ पर गेम चालू है और इस गेम को मात देने के लिए वह भी गेम का हिस्सा बन गया। और जब वह जाकर दरवाज़ा खोला तो कोई और नहीं बल्कि राशि के पेरेंट्स, वीर के पेरेंट्स और भी कुछ ऐसे लोग थे जो पिछली बार अनन्या को एक्सपोज किया था, उसी वक्त खड़े थे। वह सभी लोग आज भी इकट्ठा थे। वीर सच में इन सबको देखकर वह परेशान हो गया, क्योंकि उसे सबको सफाई तो देना ही पड़ेगा। और राशि के पेरेंट्स को देखकर पता चला कि पूरी रात नहीं सोए और मोहित भी उनके साथ था। सबके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। वीर वहाँ से जल्दी से हटा और कमरे के अंदर आया और आते ही सबसे पहले वो वॉशरूम में गया, क्योंकि उनके सामने वह फ़ोन पर बातें करेगा तो सबको वही लगेगा कि वीर सबको पागल बना रहा है। बाथरूम में जाकर जल्दी से मोबाइल लिया और किसी को कॉल लगाया। करीब 5 मिनट तक वह बातें करते रहा। इधर सभी लोग उसको इस तरह जाता देखकर सबकी अंदर कमरे में गया और बेड पर राशि को देख उसके पेरेंट्स के तो आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वे लोग पूरी तरह सोए नहीं बल्कि अपनी बेटी के घर आने का इंतज़ार कर रहे और उनके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहा था कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, पर यहाँ तो वह मन से आकर क्या कुछ कर रही है। यह देखकर माया जी चलते हुए बेड के पास गई और सोए हुए राशि के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दी। वीर वॉशरूम में से बाहर निकला। वह राशि के गालों पर इतना जोरदार थप्पड़ पड़ने से वह चिल्लाने लगी, बल्कि एक हाथ उसके गाल पर भी चला गया तो माया जी ने उसके दूसरे गाल पर भी जोरदार चांटा मारी। अब तो राशि की आँख खुल गया और वह आँख दिखाते सामने अपने पेरेंट्स के साथ इतने लोग उसकी आँखों के सामने क्या कर रहे हैं। एक साथ में सबने सवाल करने लगे। सवालों की तो पहाड़ टूट पड़ी। समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा शब्द किसने बोला और कौन उन लोगों से वापस रिपीट कर रहा। वहीं मोहित का निशाना बराबर जाकर दोनों को लगा। वीर की फैमिली वाले राशि को उठाने लगे तो वहीं राशि की फैमिली वाले वीर पर हर कोई एक दूसरे को उंगलियां उठा रहा था। करीब 15 से 22 मिनट चला गया। थोड़ी देर में आखिरकार अनन्या आ गई। उसने ऐसा दुख तो जैसे उसने ऐसा गलत वक्त पर आ गई। राशि तो बस सोचे जा रही थी, क्योंकि उसे सच में नहीं समझ में आ रहा कि वह क्या बोले। अब तो धीरे धीरे वहाँ का बहस बढ़ते ही जा रहा था। सब लोग वीर से सवाल कर ही रहे थे। करीब घंटे भर अब तो अनन्या ने जानबूझकर लोगों से कह रही थी कि वीर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, पर कुछ लोग केवल जाकर
सारे बातें किए जा रहे थे, यहाँ तक कि फ़ोटो भी लीक कर रहे थे। राशि रो रही थी, उसके पेरेंट्स भी रो रहे थे। वीर के पेरेंट्स उसे एक सवाल नहीं कई सवाल कर रहे थे। कुछ ही देर में ऐसा लग रहा था जैसे होटल नहीं मार्केट बन गया हो। उन दोनों को इस तरह होटल में देख कोई भी पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि उनकी बेइज्जती हो रही थी और वह अपनी बेटी को खुश नहीं लगे। कुछ देर बाद आखिरकार वहाँ पर होटल और उसके साथ एक लड़का वहाँ पर आया और वे लोग सभी की तरफ देख कहा। उस होटल रूम में सभी लोग इकट्ठा हो गए। वहाँ का माहौल एकदम गर्म हो चुका था, बल्कि राशि की मॉम ने राशि को 2 थप्पड़ भी लगाए और अनन्या तो आकर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाई जा रही थी। उसने जैसा चाही बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन दोनों के ऊपर हर कोई इल्ज़ाम लगाने लगा, मतलब तरह तरह की बातें करने लगी कि उतने में होटल के मैनेजर और उनके साथ एक लड़का रूम में आया, जो देख वीर उन दोनों को अपने पास आने के लिए कहा। मैनेजर के हाथ में लैपटॉप भी था और वह टेबल पर रखा। उसके बाद उसने एक एनवलप में से पेन ड्राइव निकाला और उस लैपटॉप में लगाकर कनेक्ट किया। यह देखकर 1 मिनट के लिए अनन्या फिर से घबरा गई, क्योंकि उसे पहली बार की सारी बातें याद आने लगा। कहीं फिर से वह बड़ी मुसीबत में तो फंसने वाली नहीं। वह तुरंत राशि के मॉम डैड के तरफ देख बोली, क्या आप लोगों को अच्छा लग रहा है? आपकी बेटी का यहाँ इतना बड़ा तमाशा हो रहा है। प्लीज़ उसे जल्दी से घर लेकर जाइए, नहीं तो यहाँ बहुत बड़ा पखेड़ा हो जाएगा। वैसे भी मुझे लगता है कि कहीं मीडिया प्रेस को कुछ पता ना चल जाए। उससे अच्छा है कि आप लोग इसे लेकर यहाँ से जल्दी से जाइए। और राशि, तुम्हें तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसलिए तुम्हारा भला चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। यह सब बोल ही रही थी कि इतने में वीर उसे स्टॉप करते हुए कहा, तुम्हें इन सब के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपने बारे में सोचना चालू कर दो, क्योंकि अब तुम यहाँ से सीधे जेल जाओगी। वीर का इतना कहना कि अनन्या एकदम से घबरा गई और वह अपनी नज़र चारों तरफ फेरी तो यहाँ अब भीड़ भाड़ बहुत हो गया। अब वह उसका यहाँ से निकलना मुश्किल है कि तब तक लैपटॉप स्क्रीन चालू हो गया और जहाँ पर सब कुछ दिखाई देने लगा। कल शाम 6 बजे यहाँ पर 2 लोग इस रूम में कैमरे लगा कर गए। उसके बाद 7 बजे के बाद वे लोग राशि को इस कमरे में जब वे लोग लेकर आ रहे थे तो उसे देखकर ही पता चल गया, क्योंकि पूरी तरह वो बेहोश है। उसके बाद करीब 1-1.5 घंटे के बाद वीर को लाकर उसके बगल में सुलाया। वीडियो 2 लोग दिख रहे थे। ये सब देख अब अनन्या यहाँ से भागना चाहती थी, पर वह भाग नहीं पाई। तब तक उसके दिमाग काम किया कि इस वीडियो में वह थोड़ी ना दिखाई दे रही। अगर किसी ने कुछ कहा तो वह यही कहेगी, उसे तो कुछ पता नहीं। वो अपने दिमाग में यही सब सोच रही थी कि वीर बोला, अनन्या, तुम्हें जो कुछ और झूठ बोलना है वह सब पहले बोल दो, ताकि मैं बाद में तुम्हारी सच्चाई का पर्दाफाश करूं। तो अभी फटाफट बोलो, तुम्हें क्या बोलना है। अनन्या सच में अब डर के मारे घबराने लगी और वह झूठ बोलते हुए बोली, जो तुम दिखा रहे हो उसके बारे में तो मुझे नहीं पता। मैंने जो देखी मुझे वही पता था। जो सुनकर वीर बोला, और तुम्हें यह सारी बातें कहाँ से पता चल जाती है? हमारे घर वालों को तो नहीं पता, पर उड़ती उड़ती खबर तुम तक कैसे पहुँच गया? क्या इसके बारे में तुम कुछ कहना चाहोगी? अनन्या अपने ही जाल में फंसती जा रही थी, क्योंकि वीर उसे आज बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं था और ये सारा किया धरा उसी का है। ये बात तो हर कोई अब समझने लगा, क्योंकि सच्चाई सबके सामने था कि किस तरह 2 लोग ने इन दोनों को कमरे में लेकर आया। वही वीर के दादाजी बोले, वीर बेटा, क्या तुम्हें ये सब बातें पहले से पता था? वीर थोड़ा आगे आते हुए कहा, यस दादाजी, ये सब मुझे पहले से बताना, क्योंकि
मैं होश में था और मैं इन सब की नाटक को देखना चाहता था कि यह किस हद तक गिर सकते हैं। जो सुनकर दादाजी बोले, फिर तुमने पहले क्यों नहीं एक्शन लिया? ये सुनकर वीर बोला, इसलिए नहीं लिया क्योंकि राशि होश में नहीं थी, और अगर मैं किसी को कॉल करता, किसी को बुलाता तो यह मुझ पर ही भारी पड़ जाता क्योंकि इसके आदमी यहाँ पर ही थे। अगर राशि होश में होती तो शायद मैं बहुत कुछ कर गया होता। अनन्या बगावत करते हुए बोली, पर क्या प्रूफ है कि ये सब मैंने की हूँ? तुम मुझ पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हो? ये कौन आदमी है? मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता। जो सुन वीर हंसते हुए बोला, वो रियली तुम्हें नहीं पता? अब सभी लोग सुन लो कि अनन्या ने अभी क्या कहा, क्योंकि यह भी सच में सबके सामने लाने वाला हूँ। कुछ देर बाद वे दोनों आदमी सचमुच पकड़े गए क्योंकि वह दोनों इसी होटल में ठहरे हुए थे, और जब उन्हें सबके सामने लाकर कबूल करवाया गया तो वे दोनों ने आ गए अनन्या का ही नाम लिया। वीर के जितने भी रिलेटिव्स आए हुए थे वह सभी तुच्छ नज़रों से अनन्या को घूरने लगे क्योंकि यह किस हद तक गिर सकती है लड़की। पहले तो उसने वीर के साथ क्या कुछ नहीं किया और आज फिर लंदन से आकर इतना कुछ कर रही है। सब लोग उसे थू करने लगे और सभी लोग उसका साथ देते हुए बोले, जेल भेजना ही ज़रूरी है, नहीं तो यह किसी की भी लाइफ खराब कर सकती है। करीब 1 घंटे बाद मोहित, अनन्या, बाकी दोनों आदमी सभी लोग पुलिस स्टेशन गए। वहीं वीर सच में परेशान था, बल्कि बाकी के घर वाले भी परेशान थे। राशि को तो बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ, क्योंकि उसे तो कल का याद आ रहा था कि प्रिंस कैसे बेहोश था। उसके बाद उसे कुछ नहीं याद और अचानक उसे हो शायद यह सब तमाशा देख रही है, सब याद करके वह खुद परेशान हो गई। उस रूम में कोई नहीं था सिवाय उनकी फैमिली को छोड़कर, और यही मौका सही था कि वीर की मॉम ने तुरंत राशि के घर वालों से कहा कि उनकी बेटी मेरे बेटे के साथ बहुत अच्छी दिख रही है, तो क्यों ना आप लोग मेरे बेटे के साथ आपकी बेटी की शादी करवा दें। वीर की मॉम ने बेधड़क तुरंत बोल दी। उन्होंने 1 मिनट भी सोचने के लिए नहीं लगाया कि सामने वाला क्या सोचते होंगे, बल्कि श्याम जी, माया जी तो हक्के बक्के होकर उन्हें देखने लगे। तब तक दादाजी भी मुस्कुराते हुए बोले, अरे बहू, यह कोई चीज़ थोड़ी ना है तुम ऐसे बोल रही हो। ये तो 2 परिवार की बातें, हमें बैठकर बातें करना चाहिए। क्यों मुखर्जी जी, आप पहले सब घर जाइए, आराम कीजिए, और हाँ, जब आप लोगों को टाइम मिले तो हम फिर से बैठकर अपने बच्चों के बारे में बातें करेंगे। वहीं वीर और राशि एक दूसरे को देखने लगे क्योंकि उन दोनों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि उनके घरवाले इस तरह उनके रिश्ते की बातें करेंगे। डियर लिसनर, प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।